disturbance. Sir, I'll just check 1 second. I did mute all. Okay. Now it is gone. Now it is gone. I suppose it is all right now. Is that so? Okay. So मैं इस प्रेजेंटेशन में आज आपको कुंभलगढ़ घुमा के लेके आने वाला हूँ और कुंभलगढ़ मेरी आंख से देखने के लिए। और मैं महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी, इस योग्य समझा। एक्चुअली सीधी सी बात यह है कि ये जो मध्यकालीन पुरातत्व है इसमें मैंने बहुत कम काम किया है। मैं अक्सर जो है ना ज़्यादातर हड़प्पा और ब्रॉन्ज एज पर काम करता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये जिम्मेदारी दी गई और इस योग्य समझा। मैं उनका एमएमसीएफ का ऋणी हूँ और कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी कुंभलगढ़ आपको ठीक से घुमाऊं। My God, why this is not changing? कुंभलगढ़ जैसा ज्यादातर लोग जानते होंगे, ये एक पर्वत दुर्ग है। पर्वत दुर्ग, ये जो दुर्गों का नाम है ना, वो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें भी बहुत किस्म के दुर्गों का बहुत स्पष्ट विवरण है, कैसे कैसे दुर्ग होते हैं। और ये एक पर्वत दुर्ग है जिसको महाराणा कुंभा के नाम से जानते हैं हम लोग, कुंभलगढ़। और जिसमें जो है जिसका विवरण चित्तौड़ के विक्ट्री टावर में भी आता है। और ये 1443 से 1458 के बीच में बना। और मंडन जो है एक बहुत 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 प्रसिद्ध जो स्थापत्यकार था, वो उसके बहुत सारे परिवार के लोग अभी भी उदयपुर शहर में रहते हैं। और वो मंडन ने जो है इस कुंभलगढ़ के किले का प्लानिंग, आर्किटेक्चर उनका बनाया हुआ है। और इस कुंभलगढ़ के किले के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। किले के अंदर एक किला है, बहुत सारे पानी के स्ट्रक्चर्स हैं, बावड़ियाँ हैं, उसमें रिजर्वायर्स हैं। उनमें से कुछ को हम देखेंगे। और जो किले की दीवार है, उस दीवार के बारे में सब बोलते हैं कि ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। मुझे क्षमा करें, मुझे फिर भी अभी डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं वापस इसको म्यूट करने की कोशिश करता हूँ। ओके। और किले के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। ऐसा कहते हैं कि कुछ 70 के आसपास में मंदिर हैं। पता नहीं 70 हैं कि नहीं, मैंने तो 70 नहीं देखे, लेकिन हो सकता है हो उस समय जब ये अस्तित्व में था पूरी तरीके से। और उसकी उन 70 मंदिरों में जो अधिकांश मंदिर हैं वो हिंदू और जैन, ब्राह्मणिक और जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। और ये जो कुंभलगढ़ के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो जो है असल में कुंभा से पहले वहाँ पर ऑलरेडी सेटलमेंट था और कुंभा ने उसको रेनोवेट किया और बड़ा सेटलमेंट खड़ा किया। और असल में जो सबसे पुराना कुंभलगढ़ में हमको पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, जो जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो एक जैन तीर्थंकर का विक्रम संवत 1269 का एक अभिलेख है। असल में इसको आप विक्रम संवत को सन में बदलेंगे तो 58 साल पीछे चले जाएंगे, तो बिल्कुल 13वीं शताब्दी की शुरुआत का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में इंस्क्रिप्शन है, तो निश्चित रूप से पहले पक्का अवश्य अवश्य जो है सेटलमेंट कुंभलगढ़ में था। और जो पुरातात्विक प्रमाणों को देखने से भी कुंभलगढ़ में 3-4 पक्की अलग-अलग तहें बसासत की नजर आती हैं, या किले में भी 2-3 कंस्ट्रक्शन फेज नजर आते हैं। हो सकता है कुछ पार्ट हमको दिखे। हाँ, बदला स्लाइड देखिए। ये जो फिर से डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे एक बार फिर से इसको म्यूट करने दीजिए। पता नहीं क्यों म्यूट करने के बाद भी बार-बार फिर से क्यों खुल जाता है। म्यूट ऑल। यस। ओके। अच्छा, जो कुंभलगढ़ है वो उदयपुर से मुश्किल से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और पर ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत आसानी से तय कर सकते हैं। उसमें 2.5 से 3 घंटा लग जाता है यदि सामान्य चाल से चलें, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है और वो पहाड़ों के बीच में है। इस जगह की सबसे बड़ी खूबी, खासियत
बुद्धिमत्ता इस बात की है कि जो कुंभलगढ़ को पावर सेंटर बनाया महाराणाओं ने या मंडन ने जो उस जगह को चूज़ किया किले की परिक्रमा बनवाई, उसका नक्शा बनाया। बहुत मज़े की बात है कि वो कुंभलगढ़ का किला कहीं से दिखता ही नहीं है। जब तक कुंभलगढ़ पर पहुँचे नहीं, उस पहाड़ी पर पहुँचे नहीं, कुंभलगढ़ का किला कहीं से भी नहीं दिखता। और ऐसी जगह में लोकेटेड है जहाँ से जिसको हम भूगोल के लोग पानी का डिवाइड कहते हैं। मतलब कुंभलगढ़ में जो पानी गिर रहा है वो मेवाड़ में आ रहा है, कुंभलगढ़ की दीवार की दक्षिणी दीवार के दक्षिण-पश्चिमी दीवार में जो पानी गिर रहा है या दक्षिण-पश्चिमी ढलान पर जो पानी गिर रहा है, वो मारवाड़ में जाता है, पाली जिले में जाता है एक्चुअली। तो आप इस नक्शे में देख सकते हैं मेरे गोल घेरे के अंदर कुंभलगढ़ का लोकेशन है और यहाँ आप ये राइट साइड में देखेंगे यदि आप थोड़ा गौर से इस नक्शे को देखें तो पूर्व की ओर सारी जो नदियाँ हैं ना, वो उनका स्लोप पूर्व की ओर है और बिल्कुल कुंभलगढ़ जहाँ लिखा है वहाँ से स्लोप पश्चिम की ओर है। तो बिल्कुल वाटर डिवाइड पर इसको बनाया। वाटर डिवाइड पर बनाया वो तो ठीक है लेकिन ज़्यादा जैसे मैंने कहा इसकी ब्यूटी ही ये है कि ये दिखता नहीं है। शायद ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन पर बनाया, जिससे बहुत दूर से शत्रु को देखा जा सकता था, लेकिन शत्रु नहीं देख सकता था आपको। ये इसलिए शायद बहुत सुरक्षित जगह थी इस जगह को चूज़ करने के लिए। ये देखिए कुंभलगढ़ का जो चित्र आपको दिख रहा है, इसमें ऊपर कटारगढ़ के अंदर बादल महल आपको दिख रहा है, नीचे किले की दीवार के साथ-साथ आपको जो है इसमें नींबू पोल दिख रहा है इधर इधर ये भैरव पोल है, ऊपर नींबू पोल है और ऊपर एक और पागड़ा पोल भी आपको नज़र आ रहा है। तो पोल दिख रहे हैं और यहाँ जो है एक मंदिर दिख रहा है। इधर गणेश मंदिर भी नज़र आ रहा है। ये जो ऐसा कहते हैं कि ये दक्षिणी दीवार आपको नज़र आ रही है कुंभलगढ़ की। इस दक्षिणी दीवार में बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़बूत बुर्ज बनाए गए हैं। ये जो सबसे ऊपर पहले मैंने आपको जो चित्र दिखाया वो फिर से डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे हाउ टू स्टॉप दिस अ, जो कुंभलगढ़ के अंदर जो मैंने आपको पहला चित्र दिखाया और ये चित्र में भी जहाँ बादल महल है, उस बादल महल के चारों ओर एक एक सुरक्षा दीवार है जिसको कटारगढ़ बोलते हैं और उस वो कटारगढ़ के बाहर दूसरी सुरक्षा दीवार है, जिसको जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये कुंभलगढ़ किले की दक्षिणी दीवार है। ज़्यादातर लोग जो कुंभलगढ़ जाते हैं या कुंभलगढ़ के बारे में जानते हैं, शायद वही समझते हैं कि यही कुंभलगढ़ की आखिरी दीवार है, पर ऐसा नहीं है। कुंभलगढ़ की एक और तीसरी सुरक्षा दीवार है जिस दीवार पर अरेट पोल है असल में वो सबसे बाहरी गेट है। वो इस जगह से इस बादल महल से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। 2.5 किलोमीटर दक्षिण में करीब-करीब है। ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये रामपोल है और इस रामपोल से यदि आप राइट हैंड में जाएँगे और करीब-करीब 500 मीटर तो यहाँ पर एक विजय पोल है राइट हैंड में। हो सकता है किसी आगे चित्र में आपको दिखेगा। तो मूल रूप से वो विजय पुल शायद एंट्रेंस जो है कुंभलगढ़ का था, पर ऐसा ऐसा बहुत सारी जगह लोगों ने लिखा है और बहुत सारी किंवदंतियाँ भी हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब महाराणा फ़तेह सिंह ने 1885 से 1930 के बीच में जब वो उनका शासन था, उस दौरान उन्होंने कुंभलगढ़ के अंदर काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन करवाया और वो कंस्ट्रक्शन में उन्होंने जो कुंभलगढ़ का जहाँ आज आप बादल फतह प्रकाश जो जो बिल्डिंग है, जिसको हम बादल महल के नाम से भी जानते हैं, उस बिल्डिंग को एक्चुअली वहाँ पुराने खंडहर थे जिनको महाराणा फ़तेह सिंह ने नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाया और ये जो दक्षिणी दीवार है, इस दीवार की चौड़ाई को और मजबूत किया। तो ये दक्षिणी दीवार असल में सबसे मजबूत दीवार है पूरे कुंभलगढ़ में और बहुत इम्प्रेसिव है, तो बहुत प्रसिद्ध भी है। तो ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि रामपोल एक्चुअली पहले नहीं था, ये रामपोल को जोड़ा गया है और ये जोड़ दीवार में नज़र भी आते हैं और वाइडनिंग के जोड़ भी नज़र आते हैं दीवार में। अ ये देखिए कटारगढ़ आपको दिख रहा है। इस कटारगढ़ में अब आपको भैरव पोल तो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें नींबू पोल नज़र आ रहा है, इसमें तारा बुर्ज नज़र आ रहा है, इसमें चौगान नज़र आ रहा है, इसमें ये महाराणा कुंभा मेरा मेरा कर्सर को ध्यान से देखिए, महाराणा कुंभा का पैलेस है और ऊपर जो आपको सबसे टॉप में नज़र आ रहा है गणेश पुल के बाद, ये जो है फतेह प्रकाश, जिसमें जनाना और मर्दाना महल दोनों हैं।
एक्चुअली जो लेफ्ट साइड में है वो मर्दाना महल है, और लेफ्ट साइड में आप जिस आपके लेफ्ट साइड में मर्दाना और राइट साइड में जनाना महल है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस जो फतेह प्रकाश है, इसमें जो है ऑक्टोगोनल मतलब अष्टकोणीय किस्म के बुर्ज हैं। आप इस बुर्ज को थोड़ा गौर से देखिए, जो जो बुर्ज यहाँ मेरे कर्सर के साथ देखिए, बुर्ज दिखाई दे रहा है, ये बुर्ज अष्टकोणीय है, बिल्कुल तारा बुर्ज की तरह। तो ये अष्टकोणीय बुर्ज बनाने का प्रचलन जो है ना, वो एकदम शुरू में नहीं था। गोल बुर्ज बनाने का प्रचलन शुरू में था, और बुर्ज बनाने की परंपरा हमारे देश में 5000 साल पहले की है, जब हड़प्पा सभ्यता के लोग किला बना रहे थे। तो वो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग किले बना रहे थे, या हमारे मेवाड़ में अपने आहार संस्कृति के लोगों ने भी सुरक्षा दीवारें बनाई अपनी बस्तियों में, और वहाँ जब उन्होंने किले बनाए तो उसमें चौकोर बुर्ज बनाए या आयताकार बुर्ज बनाए, गोलाकार बुर्ज बनाने की परंपरा नहीं थी। ये गोलाकार बुर्ज बनाने की परंपरा सिर्फ मध्यकाल में, जब जब हमारे देश में बाहर के लोग आते हैं, स्पेशली मुगल, मुस्लिम, उस समय जो है ये गोलाकार बुर्ज बनाने की परंपरा चली है। एक्चुअली उससे पहले हमेशा चौकोर या आयताकार बुर्ज हुआ करते थे। इवन ऐतिहासिक काल में भी हमारे पास जो है यही आयताकार बुर्जों की परंपरा थी। तो ये अष्टकोणीय बुर्ज और बात का है, असल में 17th सेंचुरी के आसपास में अष्टकोणीय बुर्ज बहुत पॉपुलर होते हैं। तो ये जो बुर्ज आपको सामने दिख रहा है, ये तारा बुर्ज है। और ये जो मैंने आपको कहा, ये कुंभा का पैलेस है, जिसके अंदर एक गुंबद है। उस गुंबद में की उल्टी छत पर असल में पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग का फोटो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन असल में ये जो गुंबद है, इस गुंबद में जो सबसे इसमें जो पेंटिंग है उल्टी छत पर, और वो सबसे पुरानी पेंटिंग है आज के डेट में मेवाड़ की सबसे पुरानी पेंटिंग है। तो जैसी ये पेंटिंग पुरानी है, एग्ज़ैक्टली वैसा जावर में एक पुराना किला है। उस किले में अंदर एक मंदिर है जो ध्वस्त हो चुका है। उस कि मंदिर में जो है प्लास्टर था, उसकी दीवार में भी पेंटिंग है। तो मेवाड़ में जो फ्रेस्कोज़ हैं, पुराने से पुराने फ्रेस्कोज़ जो हैं, वो एक्चुअली ये 2 ही जगह बचे हुए हैं। तो इनको रिकॉर्ड करने की बड़ी ज़रूरत है, और पूरे कुंभल इस कटारगढ़ में सिर्फ़ कुंभा की ही इस बिल्डिंग में वो पेंटिंग बची हुई है। असल में थोड़ा गौर से देखिए, जब कुंभा ने इस पूरे कटारगढ़ को बनवाया, अपना पैलेस बनाया, तो जहाँ महाराणा फ़तेह सिंह ने अपना पैलेस बनाया, फ़तेह प्रकाश बनवाया, एक्चुअली इस जगह पर एक एक महल था, जो कुंभा के समय का महल था, और कुंभा का एक्चुअल पैलेस इधर ही था। वो और ये जो जिसको अब हम कुंभा का पैलेस कहते हैं, ये एक्चुअली कुंभा के पैलेस का एक हिस्सा है। तो यदि आर्किटेक्चर और दीवार और पुराने रिमेन्स को देखेंगे, तो आपको जो है इस फतेह प्रकाश के आसपास में सब पुराने खंडहर अभी भी बचे हुए हैं, उनके रिमेन्स बचे हुए हैं। तो और इस बिल्डिंग के आपको इस ये पार्ट जिसमें अस्तबल है, इसमें एक दुर्गा का मंदिर है, उसके अलावा यहाँ जो है इस पार्ट में एक्चुअली ये पार्ट ऐसा है जिसमें ये वाला हिस्सा, जिसमें एक्चुअली प्रताप का जन्म हुआ और प्रताप इस इलाके में रहे। तो उदय सिंह जी यहाँ थे, प्रताप यहाँ थे, सांगा यहाँ थे, और हमीद तक बहुत बहुत ज़बरदस्त पावर सेंटर कुंभलगढ़ था। तो ये कता क ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, असल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लोगों ने मुझे मुहैया कराया, इसलिए उनका धन्यवाद यहाँ करना ज़रूरी है। इस कटारगढ़ से जो दृश्य आपको दिख रहा है, पीछे मारवाड़ का दृश्य दिख रहा है, और कटारगढ़ के आस-पास आपको मेवाड़ का दृश्य दिख रहा है, और आप थोड़ा गौर कीजिए, जब आप कुंभलगढ़ की इस छत में खड़े हों, इस छत में जब आप खड़े होंगे, यहाँ से दक्षिण की ओर देखेंगे, तो आपको आरेट पोल करीब 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आरेट पोल नज़र आएगा, जो सबसे बाहरी दीवार है, और वो जो केलवाड़ा है, उसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर टॉप में है वो। और आप देख सकते हैं अलग-अलग पहाड़ियों पर, यहाँ एक पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। तो असल में मंदिर ही नहीं, बल्कि कुंभलगढ़ के अंदर, किले के अंदर जितनी पहाड़ियाँ हैं, उन सब में पुराने बस्ती है, पुराने मकान हैं। जिस समय कुंभा शासन कर रहे थे, उस समय शायद कुंभलगढ़ के अंदर करीब-करीब 10,000 लोग शायद रहते होंगे। इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, इतने ज़्यादा मकान हैं। ये एक कॉन्टूर मैप है कुंभलगढ़ का, और कुंभलगढ़ का जो दीवार आपने अभी देखी मैप में, उस दीवार का एक हिस्सा है। उसी वो दीवार का जो है ये प्लान है। असल में इसमें जो है आपने कटारगढ़ देखा, ये मेरे कर्सर को
गौर से देखिए, ये कटारगढ़ का हिस्सा है और ये जो किले की दीवार आपको दिख रही है, असल में इसके बाहर, इसके दक्षिण में एक और किले की दीवार है, जहाँ यहाँ शुरू का जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ आरेट पोल है, फिर हल्ला पोल आता है। हल्ला पोल के बाद फिर हम हनुमान पोल पर आते हैं, उसके बाद फिर राम पोल पर, विजय पोल पर आते हैं। थोड़ा-सा गौर से यहाँ देखिए, अगली इसी स्लाइड में आपको दिखेगा, ये यहाँ डबल दीवार दिख रही है। ये डबल दीवार इसलिए है क्योंकि एक्चुअली ये विजय पोल जहाँ है, वो विजय पोल से शुरू में एंट्रेंस था और बाद में एंट्रेंस चेंज कर दिया गया। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो कंटूर मैप है, इस कंटूर मैप में आपको शेड दिख रहा है, मैं आगे आपको दिखाऊँगा इसको। यहाँ 1, 2 मेरे मेरे कर्सर को ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें बहुत सारे जो है ना, असल में पानी के रिजर्वायर्स हैं, बंद हैं पानी के। और उसी तरह से जैसे ये पानी के बंद दिखाई दे रहे हैं आपको, ये किले के बिल्कुल नीचे जो नाला निकलता है, उस नाले में ये रिजर्वायर्स हैं पानी के। और दूसरे कुछ रिजर्वायर्स और हैं, जो भिलुड़ा गाँव जहाँ है कुंभलगढ़ के अंदर, उसके पीछे हैं। और यहाँ जो शेड में आपको दिखाई दे रहा है, ये असल में पानी के रिजर्वायर्स हैं। इस किले के अंदर एक किला और है। ये आप थोड़ा गौर से देखिए मेरे कर्सर को, ये किले के अंदर किला है। इसको सोनगढ़ चौहानों का किला बोलते हैं और ये किला निश्चित रूप से बाद का है। पुराना नहीं है, पहले का नहीं है। कुंभा ने जब शासन किया उससे पुराना नहीं है, बाद का है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी, कंस्ट्रक्शन भी पैटर्न स्टोन मेसनरी, ड्रेस्ड स्टोन मेसनरी से बना है, जो निश्चित रूप से बाद का है। तो सारे जो जो किला आपको दिख रहा है, असल में ये किले की पूरी दीवार नहीं है। किले की और दीवार जो है वो इस दक्षिणी भाग में, जहाँ ये इंडेक्स बना है, इस हिस्से में किले का और एक्सपांशन था। जो आरेट पोल मैंने जो कहा, वो आरेट पोल की दीवार यहाँ बाहर है, जो आपको किलवाड़ा से भी नज़र आ जाएगी। तो ये जो प्लान बनाया, मदन ने जिस तरह से प्लान बनाया, जिस तरह से अलग-अलग पहाड़ियों को घेर के प्लान बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया, क्योंकि किले के अंदर जितनी बारिश होगी, उस पानी को सब एकत्र करके किले के अंदर रहने वाले लोगों के लिए बराबर पानी मिलना चाहिए। और उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन किया, वो भी बहुत सोच समझ के किया है। आप इस किले के प्लान को यहाँ देख सकते हैं, योजना को देख सकते हैं, कैसे कैसे किस तरह की योजना है। अ, इस क चित्र में आपको यह कटारगढ़ का प्लान दिख रहा है यहाँ, कटारगढ़ यहाँ है। इस घेरे के अंदर कटारगढ़ है। अब खैर ये शायद ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो आपके लिए। ये फतेह प्रकाश है, फतेह प्रकाश में आप देख सकते हैं कैसे अष्टकोणीय बुर्ज नज़र आ रहे हैं। फिर से डिस्टर्बेंस है, से इसको म्यूट करने दीजिए। ओके, ओके। पूर्वा, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो? इज़ इट ऑल राइट? एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर Audible, ऑडिबल। sir. ओके, ओके। आपने बादल महल के जो अष्टकोणीय बुर्ज देखे, ये बादल महल का प्लान है। इस बादल महल में, या जिसको फतेह प्रकाश बोलते हैं, इसके बिल्कुल पास में गणेश पोल है। और ये अष्टकोणीय जो बुर्ज दिख रहे हैं, इसमें आपको 2 बहुत इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं, एक जनाना, एक मर्दाना। और एक्चुअली ये जो पार्ट जिसमें मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये इसका जनाना पार्ट है और ये वाला लेफ्ट साइड वाला मर्दाना पार्ट है। और इस जनाना पार्ट के अंदर एक और यहाँ पर एक देवरा है, मंदिर है, एक छतरी है एक्चुअली इस सर्कल में। वो ऐसा लोग बोलते हैं कि जो मेर जाति का के लोग थे, जो इस इलाके में रहते थे, उन्होंने इस कुंभलगढ़ के निर्माण में अपना जो योगदान दिया, अपना जो बलिदान दिया, उनकी स्मृति में ये है। तो ऐसा भी कहते हैं कि वो आदमी का धड़ यहाँ है और सर जो है कहीं और जाके गिरा नीचे रास्ते में, जहाँ नींबू पुल है उसके नजदीक में, तो वहां पर भी एक देवरा है। तो इसमें थोड़ा गौर से देखने की बात यह है कि इसमें ये जो बिल्डिंग है ना, ये जो आर्किटेक्चर है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आज भी हमको इसकी जरूरत है। पूरे महल के में बहुत सारे कमरे हैं चारों ओर, लेकिन बीच में काफी बड़ा खुला स्पेस है, दाल काफी बड़ा। मिक्स। पूर्वा, can you control this disturbance frequently?
No, sir, I also can't understand why Sorry. this is getting unmute again and again. Again So and again, yes, I'm sorry. ओके सो अब थोड़ा सा गौर से देखने की बात है कि ये जो हमको प्लान दिखाई दे रहा है बिल्डिंग का, इस बिल्डिंग के प्लान में ये ट्रिपल स्टोरी है और बहुत अच्छे से प्लान किया है। इसमें काफी सारे रूम्स हैं, रूम्स में अंदर पेंटिंग्स हैं, खासकर जनाना वाले पार्ट में पेंटिंग्स हैं, मर्दाना में तो नहीं है, लेकिन जो जनाना और मर्दाना में जो दीवारों में जो पॉलिश है, जो प्लास्टर है, वो जबरदस्त किस्म का है। और वो प्लास्टर जो है अगले 500 साल भी उसको कुछ नहीं होने वाला है, जिस अच्छी टेक्नोलॉजी से उसको बनाया है। ये मैं आपको आप सबको इसके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप सबने देखा होगा, जितने भी लोग इस समय उदयपुर से जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने देखा होगा कुछ समय पहले हमारे शहर के सिटी वॉल को गवर्नमेंट ने प्लास्टर किया, उसको रिपेयरिंग करने की कोशिश की, लेकिन लेकिन उसमें जो जिस तरीके से प्लास्टर को यूज किया गया है, जिस तरीके से वॉल्स को करने की कोशिश की गई है, वो दिक्कत भरा है क्योंकि एक्चुअली जो पुराना हमारा टेक्नोलॉजी था उसमें उसमें चूने को पीस के उसमें गुड़ मिला के, धनिया मिला के, उड़द मिला के 15 दिन उसको भिगा के रखते थे। उसके बाद वो प्लास्टर को तैयार करते थे, पर वो फॉलो नहीं किया और उसी से ये जो जो सुर्खी जो बनाया उन्होंने वैसा इन ए पैलेस में लगा हुआ है। माय गॉड! क्या करेंगे इसका? ये सूरज का क्या minute, I'll just speak. Rishi Raj. ओके। अ, देन इससे आगे चलते हैं। इसमें इस 2 हिस्से में जो है ये बिल्डिंग में आपको इसमें इस बिल्डिंग के जस्ट नीचे एक्चुअली किचन का एरिया है। एक बिल्डिंग है जिसको किचन कहा जाता है और इस बिल्डिंग में टॉयलेट्स हैं। इस बिल्डिंग में ये बिल्डिंग को बहुत सोच समझ के प्लान किया और जो डायरेक्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बिल्डिंग को बनाया है उसमें आप यदि मई जून के महीने में बिल्डिंग में खड़े हैं तो आपको कहीं कभी भी बिल्डिंग के अंदर रह के गर्मी लगती ही नहीं है। बहुत सोच समझ के प्लान किया, हवा की डायरेक्शन को देख के भी, इसलिए दोनों अंदर शुद्ध हवा और समर का दोनों का ध्यान रखा है। Purva, this is a problem. I don't know. This should not have happened. I know this is irritating. Every minute muting people is a problem. 1 minute, Okay, sir. okay. So ये कुंभा का जो महाराणा कुंभा का जो पैलेस है ना उसका प्लान है, ग्राउंड प्लान है और ये जो आपको चौड़ा सा कमरा दिख रहा है एक्चुअली एक्चुअली इसके ऊपर जो है डोम है और जो बगल में दूसरा आपको योजना दिख रही है ये भी कुंभ उसी पैलेस का एरिया। मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में कुंभा के एरिया जहाँ कुंभा का जिसको बोलते हैं ये कुंभा का उसके एक एक्चुअली वो देवी का मंदिर है और उसके बाहर लिखा हुआ है कुंभा का महाराणा कुंभा का पैलेस और वो कंस्ट्रक्शन का पैटर्न स्टोन उसका उसका प्लास्टर आप बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। फतेह प्रकाश या बाद की कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल अलग है एकदम। अ, ये कोना, ये वाला कोना एक्चुअली ये कुंभा का पैलेस का एरिया है ये वाला और इसमें आपको ये जो बाहर आपको यहाँ ये जो भैरव पोल दिख रहा है, असल में इस भैरव पोल के बाहर एक इंस्क्रिप्शन है। मैं आगे दिखाऊँगा शायद इस भैरव पोल की इंस्क्रिप्शन को आपको। उसमें उसमें किसी का नाम लिखा है जिसमें जिसमें हरामी शब्द लिखा हुआ है एक्चुअली मतलब और उसमें एक गाय और बछड़े का चित्र भी है, मैं आगे दिखाऊँगा आपको। और ये जो है, ये जो पार्ट है एक्चुअली किले का ये वाला हिस्सा और ये पार्ट जहाँ प्रताप रह रहे थे वो हिस्सा, ये किले के पुराने हिस्से हैं और बाद में बाकी हिस्से को बाद में रिपेयर करके बड़ा बना दिया और ये जितने जितने आपको ये पोल दिख रहे हैं, एंट्रेंस दिख रहे हैं, ये सब 2 मंजिले हैं। सिर्फ गणेश पोल को छोड़ के बाकी सब के सब 2 मंजिले हैं। उनमें गार्ड रूम्स हैं, उनमें सुरक्षा का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। ये वो हिस्सा है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म जिसको कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बाद वाला हिस्सा है ना, वो जो जोड़ा है और जो पुराना हिस्सा ओरिजिनल पुराना हिस्सा है, वो दोनों अलग-अलग कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहे हैं। क्षमा करें चित्र अच्छा नहीं है। ब्लर हो गया है लेकिन आपको दोनों के कंस्ट्रक्शन पैटर्न में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। जो कटारगढ़ हम मैंने अब तक डिस्कस किया उस कटारगढ़ के अंदर क्या-क्या है डबल स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वो उसके अलावा जो है कुंभा का पैलेस है, एक झालीवाली के महल के रिमेन्स हैं, नवदुर्गा का मंदिर है, उसमें रॉयल किचन है, टॉयलेट्स हैं उसके अंदर।
ये वो जगह है जो भैरवपोल के बाहर, एक्चुअली जब आप एंटर करते हैं भैरवपोल पर, वहाँ ये इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है। इसमें इसमें एक्चुअली किसी का नाम लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है हरामखोर है, हरामी है, ऐसा ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है इसमें। और वो बेसिकली, और इसमें एक्चुअली नीचे गाय और बछड़े का चित्र है। इसका मतलब है कि जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा, वो राज्य के खिलाफ होगा। इसका मतलब ये होता है, असल में इसको सुरभि लेख बोलते हैं। ये सुरभि लेख है और महाराणा स्वरूप सिंह जी के समय का लेख है। स्वरूप सिंह जी का नाम लिखा है उसमें ऊपर, महाराणा स्वरूप सिंह जी का नाम लिखा हुआ है उसमें ऊपर। और ये जो है, ये जो किला है, इस किले में गेट जो है ना, जो एंट्रेंस है, पोल जो है, उनके उनके नाम देखिए। आरेट पोल मैंने आपको ऑलरेडी बताया सबसे बाहर है। उसके बाद एक और एक आउटर पोल है जिसको हाथियागढ़ा बोलते हैं। एक्चुअली जो मारवाड़ से जो लोग आ रहे थे, उस हाथियागढ़ा पोल के अंदर से पोल से अंदर आ रहे थे। डिस्टर्बेंस। ओके। अ, वो हाथियागढ़ा पोल एक्चुअली दिखता नहीं है कहीं से भी। वो जब हम जो मैंने आपको किले के अंदर किला दिखाया, सोनगढ़ा चौहानों का किला दिखाया, उस किले के ऊपर आप दीवार पर खड़े होंगे, तब आपको नीचे नदी में वो गेट गेट दिखाई देगा। उस नाम से ऐसा लगता है जैसे हाथी के अंदर, हाथी के एंट्रेंस के बराबर शायद स्पेस रखा गया होगा और वो गेट नज़र आता है, लेकिन बहुत सुंदर गेट है। और फिर एक दानीवट्टा पोल है, वो भी उसी वॉल में है। फिर एक हल्ला पोल है। जब जब आप जो भी लोग आप कुंभलगढ़ जाते हैं, उनके लिए पहला गेट जो जिसको एंटर करते हैं, उसको हल्ला पोल बोलते हैं। गाड़ी जहाँ से जिस जगह पर पहुँचती है, पहला गेट जो पार करते हैं वो हल्ला पोल है। आरेट पोल कोई जाता नहीं, क्योंकि आरेट पोल जो है उस हल्ला पोल से और 1.5 किलोमीटर पीछे है, वो पहाड़ी की टॉप में है। फिर हल्ला पोल के बाद अब हनुमान पोल पर आते हैं। हनुमान पोल पर एक हनुमान जी की मूर्ति लगी है, जिसको ऐसा कहा जाता है कि वो मंडोर जोधपुर से लाई गई। और हनुमान पोल के बाद राम पोल है, जो मैंने आपको फोर्ट वॉल दिखाया, उसमें राम पोल मैंने आपको दिखाया। उसके अलावा एक सांड कोटड़ी गेट है, फिर विजय पोल है, और भैरव पोल मैंने आपको, भैरव पोल पर ये जो इंस्क्रिप्शन है भैरव पोल पर लगा हुआ है। भैरव पोल के आगे जाएंगे नींबू पोल आएगा, पगड़ा पोल आएगा, आखिरी जो है वो गणेश पोल है। एक्चुअली करीब करीब 11 अलग अलग गेट हैं, पोल हैं पूरे फोर्ट में। और बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से प्लान करके, सुरक्षा का बहुत विशेष ध्यान रख के ये जो है ये गेट बनाए गए हैं। ये रामपोल है, जो जिसके बारे में कहा जाता है ये बाद में जोड़ा गया। और बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न्स जो है यूज किए हैं। और ये किले का आपको दक्षिणी दीवार का नज़ारा दिख रहा है। और थोड़ा गौर कीजिए, ये जो बाहर एक और दीवार आपको नजर आ रही है, ये एक्चुअली मूल दीवार थी। और यहाँ विजय पोल नजर आ रहा है, ये विजय पोल है। मेरे मेरे कर्सर को ध्यान से देखिए, ये विजय पोल है। तो मूल मूल एंट्रेंस एक्चुअली विजय पोल से होगा, और विजय पोल से अंदर आके लोग घूम के अंदर आते हैं। एक्चुअली किसी भी फोर्ट में ऐसा ही होता है, जो सुरक्षा को बहुत ध्यान से, दृष्टि से रखते हुए। क्योंकि जो भी आदमी विजय पुल के आगे अंदर आने के बाद इस चौड़े हिस्से में आएगा, वो बादल महल से बहुत स्पष्ट नजर आएगा। और राम पुल पर आदमी यदि खड़ा है, तो राम पुल पर नजर नहीं आएगा। इसलिए ये मूल रूप में ये गेट नहीं था, गेट एक्चुअली विजय पुल था। अ, और किले की दीवार में आप देख सकते हैं, किले की दीवार कितनी स्ट्रांग है, दक्षिणी दीवार। उसमें काफी सारे बुर्ज हैं, और बुर्ज के अलावा उसमें बहुत आराम से 2-5 घोड़े तो आराम से जो है मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हो किले के अंदर जो है नीलकंठ और वेदी टेम्पल दिख रहा है। और जो मॉडर्न सेटलमेंट है, ये बेसिकली मुस्लिम सेटलमेंट है जो आपको दिख रहा है इधर। और इसके अलावा रामपुर का लोकेशन भी इसमें नजर आ रहा है। आप देखिए दीवार की चौड़ाई को, आप मजबूती को आप देख सकते हैं। इसमें तोप भी दागेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका फोर्ट सेफ रहने वाला है। किले के अंदर कुछ इंस्क्रिप्शंस के टुकड़े और भी मिले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों को, वो उन्होंने अवेयर के रखे हुए हैं। और एक्चुअली ये इंस्क्रिप्शन डिसाइफर्ड नहीं है, पर किले के अंदर स्क्रिप्ट का काफी सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल ऑलरेडी पब्लिश्ड है। काफी सारे रिपोर्टिंग है। एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति पब्लिश्ड है, उसके अलावा काफी सारी मूर्तियों में इंस्क्रिप्शंस हैं, वो भी जो है काफी सारे पब्लिश्ड हैं। अ, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, उसका ऐसा कहा जाता है कि वो कान व्यास ने उसको लिखा, और उसमें कुछ 379 पद हैं, जिसमें जो 1460 में शायद लिखा। उसकी लैंग्वेज संस्कृत है, नागरी में लिखा हुआ है। उसमें उसके जो है, जो 5-6 स्लैब्स हैं, 6 स्लैब्स हैं एक्चुअली, जिसमें पट्टियाँ हैं, जिनमें वो इंस्क्रिप्शन लिखा, प्रशस्ति लिखी हुई है।
उसमें पहले में 68, दूसरे में 69 से 120 तक, तीसरे में 121 से 179 तक, चौथे में जो है आपकी 180 से 270 तक, पांचवे में 271 से 353 तक, छठे में लास्ट वाले में 354 से 375 तक। खाली मैं समरी आपको बता रहा हूँ। पहले वाला जो जो पट्टी है, उस पट्टी में जो है वो शुरू होता है महाराणाओं के, मेवाड़ के अपने अपने घराने के परिचय से शुरू होता है, गणेश के नाम से शुरू होता है। उसके अलावा उसमें जो है महाराणा हमीर, क्षेत्र सिंह, लाखा और उसके अलावा जो इस भूगोल इस इलाके का है, यहाँ जो पानी के स्रोत हैं, झीलें हैं, गार्डन हैं और कुछ विशेष मंदिरों की जो है चर्चा उसमें होती है। ये पहला वाला जो है पट्टी है जिसमें इस तरह का विवरण है। दूसरी पट्टी में पानी के स्ट्रक्चर्स की जानकारी है और खास तौर पर चित्तौड़ में जो वैष्णवाइट मंदिर बने, विष्णु से संबंधित जो मंदिर बने हैं या विष्णु धर्म से संबंधित चीजें हैं, उनकी उनका उनका जिक्र है। जो जो चित्तौड़ में महल बने हैं, मार्केट प्लेस है, उसका जिक्र उसमें है और चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ बनाया कुंभा ने, उस कीर्ति स्तंभ का जिक्र है। उसमें ये बहुत स्पष्ट मैसेज है, देखो तुम छोटे-मोटे जो है छोटे-मोटे जो कीर्ति है उसको मत देखो, ये कीर्ति स्तंभ जो कुंभा ने बनाया है इसका स्पष्ट मतलब ये है कि पूरे मेवाड़ में पूरे जहाँ तक सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, वहाँ तक कुंभा का राज्य है। बहुत स्पष्ट संदेश उस मैसेज में होता है। फिर जो तीसरा जो पट्टी है उसमें हरित ऋषि का जिक्र है और मेवाड़ के महाराणाओं की जीनियोलॉजी उसमें है, पूरा वंश वृक्ष उसमें है, बप्पा से लेके जैत सिंह तक। चौथा जो पट्टी है, उस चौथे पट्टी में जीनियोलॉजी है, महाराणा लक्ष्मण से लेके महाराणा लाखा एक्चुअली है ये, और से लेके महाराणा कुंभा तक। महाराणा लाखा के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, काफी सारा महाराणा लाखा ने काम किया, बहुत सारी पुरानी खानों को खोला उन्होंने और बहुत प्रसिद्ध राजा थे। फिर पांचवा जो पट्टी है, वो पांचवी पट्टी में कुंभा की तारीफ की है बहुत और कुंभा की तुलना जो है महाभारत के कर्ण से की और उन्होंने जो जो विजय की मालवा में या गुजरात में या उदयपुर के मेवाड़ के क्षेत्र में आसपास में जहां भी उन्होंने विजय की, उन विजयों का उसमें विवरण है और उन्होंने जो है योगिनीपुर की विजय का भी विवरण उसमें है। वहाँ पैलेस का कंस्ट्रक्शन हुआ, टैंक बने, स्टेपवेल हुआ, फोर्ट हुआ, गेटवे हुआ। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है असल में। योगिनीपुर जो है एक्चुअली जावर का नाम है। उसको योगिनी पट्टन भी बोला जाता है। पट्टन मतलब पत्तन, पत्तन मतलब जहाँ से व्यापार होता है और जावर का पुराना नाम फिर से सॉरी सॉरी इसको म्यूट करने दें और भाई अपना अपना माइक बंद कर दें, बड़ी कृपा होगी। तो वो जो जावर है वो बहुत जबरदस्त सोर्स था रेवेन्यू का, क्योंकि उसमें जो जस्ते का प्रगलन हो रहा था, वो जस्ता जो है दुनिया भर में उसका ज्ञान जावर से फैला और बहुत लंबे टाइम से माइनिंग हो रही थी और मेवाड़ स्टेट के लिए एक्चुअली रेवेन्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था, क्योंकि आर्काइवल रिकॉर्ड में भी बहुत क्लियरली आता है कि वो जितना भी रेवेन्यू मेवाड़ स्टेट को मिल रहा था उसका सबसे ज्यादा हिस्सा जावर से आ रहा था। तो इसलिए जावर में एक फोर्ट था, ट्रेजरी थी और बहुत सारे मंदिर जो हैं वो जावर में बने और वहाँ वहाँ शायद किसी और का कब्जा है ऐसा लगता है, क्योंकि जावर की विक्ट्री का जिक्र आता है स्लैब 5 में, पांचवी पट्टी में। छठे में जो है क्योंकि कुंभा के बारे में सब लोग जानते हैं, कुंभा संगीत प्रिय था, साहित्य प्रिय था और बहुत जबरदस्त जो है वॉरियर था। तो छठा वाला जो आखिरी स्लैब है उसमें एक्चुअली उसके संगीत राज होने का या चंडी चंडी शतक का, गीत गोविंद का ऐसा जिक्र उसमें छठी में आता है। ये इंस्क्रिप्शन कुछ तो एपिग्राफिया इंडिका में छपे हैं और कुछ दूसरे दूसरे पब्लिकेशंस में छपे हैं बहुत पहले और उन पर गोपीनाथ जी शर्मा ने और दूसरे लोगों ने काफी काम किया है। और एक्चुअली जो किले के अंदर उस जो 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 कटारगढ़ के बाहर किले के अंदर जो हमको बहुत सारे इम्पोर्टेंट उसमें मंदिर बने, भवन बने, उनमें से कुछ खाली मैंने इम्पोर्टेंट जो मंदिर हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे गणेश मंदिर है, रामपुर के अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में गणेश मंदिर है। फिर बेदी मंदिर है जो 1457 में बना। नीलकंठ का महादेव का मंदिर है जो आपने शायद ऊपर से जब हमने कटारगढ़ का पिक्चर देखा, 2-3 पिक्चर्स में नीलकंठ का जो है टेम्पल दिख रहा था, वापस देखेंगे।
फिर वो 1458 में बना। पार्श्वनाथ का मंदिर है अंदर, वो 1451 में बन गया था। एक बावन देवरी है, जैन टेम्पल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सुंदर है, बहुत इम्प्रेसिव है। उसके बीच में एक मंदिर है और चारों ओर जो है बावन देवकुल उसमें बने हुए हैं। फिर एक पितलिया देव है, ये भी जैन मंदिर है, 1455 में बना। फिर एक मामादेव का मंदिर किले के अंदर है, वो मामादेव के मंदिर पर ही जो है दुर्भाग्य से महाराणा कुंभा की हत्या हुई। और एक गोलेराव टेम्पल है जिसमें 9 मंदिर हैं उसके आसपास में, और उसका जो टॉप में जो मंदिर है गोलेराव का, उस मंदिर के बरामदे में बहुत सुंदर मूर्तियां बनी हुई, बहुत ही बेहद सुंदर मूर्तियां बनी हैं। एक मूर्ति शायद आप इस प्रेजेंटेशन के लास्ट में शायद उसमें देखें। ये गणेश मंदिर है। आप थोड़ा-सा देखिए, जो कुंभलगढ़ के अंदर जो मंदिर हैं ज़्यादातर एक्चुअली उनकी जो ऊँची जगती पर बने हैं, और बरांडिका साधी बरांडिका है, और उनमें उनमें मूर्तियाँ नहीं हैं। बरांडिका के मैं जहाँ भी जंगा पार्ट में जहाँ भी निच बनी हैं, आले बने हैं, उन आलों में अब मूर्तियाँ तो नहीं हैं, लेकिन आप थोड़ा शिखर पार्ट को देखिए, बहुत सुंदर तरीके से उसको जो है ना सुंदरता प्रदान की गई है। बहुसरंगी शिखर हैं, और उनको जो है बहुत सुंदर जो है, काफ़ी पत्थरों को काफ़ी कार्विंग की गई है। और आगे उसमें आपके पास मंडूवर दिख रहा है। तो ज़्यादातर मंदिरों में कुंभलगढ़ में ये स्थिति नज़र आती है। 52 देवरी है जिसमें 52 देवकुलिकाएँ बनी हुई हैं, और बीच में मुख्य मंदिर बना हुआ है। इसके भी देखिए आप आले हैं, लेकिन जो जंगा पार्ट है ऊँची जगती पर बना है, लेकिन जो जंगा पार्ट है उसमें इसमें कोई दूसरा अलंकरण नहीं है, लेकिन आले सब खाली हैं। और ऊपर जो शिखर है बहुत ही सुंदर बने हैं इसमें भी। अ, ये वो मामादेव का मंदिर है जो जहाँ कुंभा की हत्या हुई, उदा ने जहाँ हत्या की, और ये इसको पुरातत्व विभाग ने सँवार के रखा हुआ है। वेल, फिर थोड़ा ओह! फिर से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, ये आपको बेदी मंदिर नज़र आ रहा है, और ये बिल्कुल जब आप किले के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके जस्ट राइट साइड में ये मंदिर है, और पिलर्स पर बना है, और बहुत बहुत ही ज़बरदस्त इसका आर्किटेक्चर है, क्योंकि दुमंजिला तिमंजिला मंदिर है एक्चुअली। और ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है जो 1458 में बना। इसको महाराणा सांगा ने फिर रिनोवेट किया। ये ग्राउंड प्लान भी उस मंदिर का दिख रहा है। मैं मंदिर के आर्किटेक्चर के डिटेल में यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। ये गोलेराव का मंदिर है, मैंने कहा कि गोलेराव में जो 9 मंदिर समूह हैं, उसमें जो सबसे ऊपर जो मंदिर है, वो जैन मंदिर है एक्चुअली, और उसको 1481 में बनाया। और वो मंदिर के बाहर जो बरामदे में मूर्तियाँ लगी हैं ना, बेहद सुंदर मूर्तियाँ, पूरा जो है, जो जंगा पार्ट है, वो मूर्ति, और बहुत ऊँची जगती पर बना है, बहुत ही इम्प्रेसिव मंदिर है। ये जो है बेदी मंदिर कॉम्प्लेक्स है, वापस उसी का चित्र आया, क्षमा करें रिपीट हो गया। ये पितलिया देव का है, पितलिया देव के बारे में ऑलरेडी बताया मैंने, जैन मंदिर है एक्चुअली। अब थोड़ा इससे बाहर निकलते हैं, पानी पर आते हैं। तो ये जो अब आप जो कुछ भी आर्किटेक्चर अपने आपने अब तक देखा, उस आर्किटेक्चर में जब महाराणा उदय सिंह का, क्योंकि पूरा बचपन कुंभलगढ़ में बीता, और जब वो कुंभलगढ़ में जब पनाह धाई, बहुत मुश्किल से अल्टीमेटली जब कहीं शरण नहीं मिली, फाइनली वो कुंभलगढ़ में पहुंची। कुंभलगढ़ में उनको शरण ही नहीं मिली, बल्कि कुंभलगढ़ से अनाउंसमेंट हुआ, फिर बनबीर के साथ युद्ध हुआ। ये सब शायद आप पहले ऑलरेडी सुन चुके हैं, या सब ज्यादातर लोग जानते होंगे। लेकिन कुछ कुछ लेखकों ने ऐसा भी लिखा है, एक मिनट, फिर डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे मुझे फिर से म्यूट करना है। ओके, कुछ लेखकों ने ऐसा भी लिखा है, मैं पहले कभी पढ़ा था कि कुंभलगढ़ के अंदर पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं की, शायद इसलिए प्रताप को कुंभलगढ़ के अंदर से निकलना पड़ा। वो जब मुगलों का अटैक हुआ, तो उस समय जो है पानी की व्यवस्था को बड़ा दोषी दिया गया। पर एक्चुअली जो लोगों ने ऐसा लिखा, उन्होंने शायद नहीं समझा कि पानी की कितनी अच्छी व्यवस्था कुंभलगढ़ के अंदर है। एक चीज़ में गड़बड़ थी, वो गड़बड़ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन थोड़ा गौर कीजिए, ये जो कुंभलगढ़ का प्लान आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ मीटिंग में नहीं रहा मैं क्या चल रही थी पर पता नहीं तो ये देखिए म्यूट यूज चल रही है। हां बड़ा कठिन है मामला। यार तक ध्यान ही नहीं। पूर्वा, कैन यू डू सम म्यूटिंग? Can you आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट करिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। तो थोड़ा-सा गौर करने वाली बात है, जिन लोगों ने ऐसा लिखा कि कुंभलगढ़ के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है कि आप
अभी ये कुंभलगढ़ का जो कठारगढ़ का हिस्सा है उसके सामने देखिए ये सीरीज में रिजर्वायर्स हैं और इन इन रिजर्वायर्स के अलावा जब हम कुंभलगढ़ में हल्ला पुल क्रॉस करके एक्चुअली जब हनुमान पुल पर पहुंचते हैं, हनुमान पुल पर पहुंचने से तो ये पहले आपने एक की और तो नाला कौन आता है। म्यूट ऑटोमेटिक वेरी वापस वेरी है। इंद्रपाल सिंह जी प्लीज अपना माइक म्यूट करिए। ये एक्चुअली ना वो काम नहीं कर रहा है, जो म्यूट ऑल काम नहीं कर रहा है मुझे लगता है। Check this once we see. हम्म, So sorry for this inconvenience. ओके सो एनीवे तो ये जो हम जब हल्ला पुल से एक्चुअली जब अंदर आते हैं, हल्ला पुल यहाँ है, इस जगह में हल्ला पुल है। हल्ला पुल से जब हम इस नाले में आते हैं, यहाँ एक नाला दिख रहा है देखिए, इस नाले में आते हैं तो इस नाले में रामपुल जब हम हनुमान पुल पर पहुंचते हैं तो हनुमान पुल पर पहुंचने से पहले ही जो नाला है सीजनल रिवुलेट है उसमें भी रिजर्वायर्स है, उसमें भी रिजर्वायर्स के रिमेन्स हैं। हो सकता है आगे किसी पिक्चर में रिजर्वायर का कोई रिमेन दिखेगा। और जब हम फोर्ट के अंदर होते हैं जहाँ विजय पोल है, विजय पोल से थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, फिर आपको जो है ना अंदर फिर पानी के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। और यहाँ ये भिलुड़ा गांव दिख रहा है, ये वाला हिस्सा भिलुड़ा गांव का है। और भिलौड़ा गांव के जस्ट पीछे जो है ना वो सोनगरा चौहानों का किला है। और भिलौड़ा गांव के पीछे जब आएंगे तो यहाँ फिर से पानी के स्ट्रक्चर्स हैं। तो एक्चुअली कुंभलगढ़ के अंदर जितना भी पानी बरस रहा था, एक एक बूंद को कलेक्ट किया गया, उसको कभी भी बर्बाद नहीं होने दिया। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, पांचवे के ऊपर छठा। मतलब लास्ट सिटी जो जो उनका फोर्ट वॉल था, उस फोर्ट वॉल के डेड एंड तक जो है पानी को रोका गया। इसका मतलब पानी बहुत सोच समझ के पानी की अच्छी व्यवस्था की थी ताकि किसी भी प्रॉब्लम में, कोई भी सिचुएशन में पानी अंदर बचा रहना चाहिए। और आज भी जो कुंभलगढ़ के अंदर लोग पल रहे हैं, चाहे कुंभलगढ़ का जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अंदर रह रहे हैं या उसके अलावा जो दूसरी राजपूत फैमिली है या भिलुड़ा गांव है, ये सारे के सारे लोग जो है, जो पुराना पानी की जो मैनेजमेंट है उसी की वजह से सरवाइव कर रहे हैं लोग। तो एक्चुअली जब कुंभा अंदर था, महाराणा प्रताप जब रह रहे थे, उदय सिंह जी जब कुंभलगढ़ में रह रहे थे, तो पक्का ये जो रिजर्वायर्स है ना वो पूरा साल उनमें पानी होता होगा और पानी की कमी का कहीं से भी कोई सवाल नजर नहीं आता। और एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये गोलेराव मंदिर दिख रहा है पीछे। और मैंने इसलिए दिखा है कि इस गोलेराव मंदिर के आसपास में ना जब भी आप जो भी आप लोग कभी भी कोई भी कुंभलगढ़ जाएं तो किले में सब लोग जाते हैं, इधर-उधर सब लोग देखते हैं, लेकिन जहाँ भी पुराने मंदिर हैं आस-पास में किले के अंदर, उन मंदिरों के आस-पास में बहुत सारे पुराने मकानों के अवशेष हैं। और उन मकानों में जो है प्लास्टर किया हुआ था, प्लास्टर में पेंटिंग थी, तो फ्रेस्कोस थी। अभी भी कहीं-कहीं मकानों की दीवारें बची हुई हैं। तो ये मैंने जैसे कहा कुंभा के पैलेस के अंदर और इन मकानों में और जावर में, ये मेवाड़ की जो सबसे पुरानी फ्रेस्कोज़ हैं, इन्हीं जगहों पर बची हुई हैं, इनको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इस गोलेराव मंदिर के आस-पास में बहुत सारे पुराने मकान हैं जिनमें मंदिर जिनमें 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 वो पेंटिंग अभी भी दिखती है। सो आपको जो दीवारें नीचे गिरी हुई हैं, वो प्लास्टर टूट रहा है, उसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो जो रिजर्वायर्स है ना वो कुंभलगढ़ के अंदर उनमें बड़वा तालाब है, चिपेला है, फुटिया है, सांठ कुटरी है, बामनिक है या बामनुआ भी बोलते हैं, और फिर दूधला करके तालाब है। और बावड़ी में जो है बहुत सारी बावड़ियां हैं, जिनमें से कुछ बावड़ियां जो है जो ज्यादा पॉपुलर है उनमें लागन बावड़ी है, बामनुआ बावड़ी है, मनिया की बावड़ी है, खदरी है या राया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो रिजर्वायर्स बनाए, जो बंद बनाए, बहुत स्ट्रांग हैं। मतलब देखिए उनकी जो उनके जो बड़वा का जो तालाब है, जो सबसे पहला वाला है एक्चुअली, उसकी लंबाई 128 मीटर है। और वो उसकी जो है वो 68 मीटर जो है उसकी विड्थ है बेस में, और टॉप में जो है 15 मीटर चौड़ा है। हे भगवान! कैसे म्यूट होगा? ओके। तो जो उन्होंने तालाब बनाए, उनको बहुत सोच समझ के बनाया, बहुत अच्छे से प्लान करके बनाया। इसमें मंडन की जय हो, कितने अच्छे से प्लान किया। पानी का एक-एक बूंद किले के अंदर कैसे लोगों को मिलेगा, उस बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, सिपाहियों को, उनके और दूसरे जो रसद पहुँचाने वाले लोग, गाँव के लोग, उनको पानी कैसे मिलेगा, इसका अच्छे से इंतज़ाम किया। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हुई,
1972 में जो मेवाड़ में बहुत जबरदस्त बारिश हुई, जिस समय उदयपुर का भी बहुत सारा हिस्सा पानी में डूब गया था, उस समय ये जो कुंभलगढ़ के जो जो दीवार है, इसके बारे में कहते हैं गाँव के लोग कि ये दीवार उस समय टूटी। ये जो रिज़र्वायर की दीवार थी, उस समय टूटी। एक्चुअली मेरे ख़्याल से सारे मेवाड़ में यही एक एग्ज़ाम्पल है। बाकी कहीं भी कोई भी एक थूर का तालाब और एक यही तालाब हमको टूटे हुए दिखाई देते हैं, बाकी कहीं भी कोई भी डैम, कोई रिज़र्वायर नहीं टूटा। इसका मतलब ये हुआ कि मेवाड़ में जो लोग पानी के स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, उनको पानी के स्ट्रक्चर्स बनाने का परफेक्ट इंजीनियरिंग मालूम था। यहाँ ये जो तालाब टूटे या थूर का तालाब टूटा, इनमें इनमें कुछ इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है। इनमें क्या प्रॉब्लम हुआ, इसको स्टडी करना चाहिए, जिससे आगे जहाँ भी पानी को रोक के रिजर्वायर्स बना रहे हैं देश में, वो इनसे सीख सकते हैं कि यहाँ इनमें क्या कमी रह गई थी, जो चाहे वो बड़ी का तालाब हो या फतेह सागर हो, उदय सागर हो, दूसरे जो तालाब बने हैं मेवाड़ में, उनमें और इसकी इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है? दिखने को तो सब सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ तो फ़र्क होगा। एक तो बात ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स का के बारे में स्टडी करना चाहिए। क्या क्या उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स का ध्यान रखा? या जो बाहर का सपोर्ट था, जितना एक्चुअली पानी का वॉल्यूम अंदर था, जितना क्यूसेक पानी अंदर आता, उतना पानी को जो है वो पुश करने के लिए वो इतना इतना स्ट्रॉन्ग वॉल थी या नहीं थी? क्या किया उन्होंने? ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं इंजीनियरिंग के लेवल पर, जिनको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। ये भारत के भविष्य के लिए पानी के जो डैम, रिजर्वायर बन रहे हैं देश में, उनके लिए एक बहुत अच्छा लेसन है, जो यहाँ से शुरू हो सकता है। आप देख सकते हैं ये जो बड़वा तालाब है, उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने उनको उसको उसको कंज़र्व किया। कंज़र्व करने के बाद देखिए कितना सुंदर जो है तालाब बनाया, उसमें तालाब के बेस तक उतर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी आप पुराने तालाब में जाएँगे, पुराने ब रिज़र्वायर में जाएँगे, उसमें अंदर से सीढ़ियाँ बनी होती हैं और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। ऐसा लगता है उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई, पर वो सीढ़ियों का खाली उतरना पर्पज़ नहीं था, बल्कि उन्होंने एक्चुअली जो भी रिज़र्वायर्स बनाए, उनमें हमेशा अंदर की ओर जो है कई तहों की सीढ़ियाँ बनाई। एक्चुअली वो एक स्लैंटिंग स्लैंटिंग एंगल दे रहा था पानी को। पानी जब अंदर से घूम के किक करेगा दीवार को, तो वो जो है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स बाहर निकल जाएगा। तो इस आइडिया से उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई और वो पानी तक उतरने के का काम भी हो रहा था। तो 2 एक पंथ 2 काज हो एक्चुअली हो रहे थे। तो ये जो साइंस था, इसके आइडेंटिफिकेशन कब हुए मुझे भी नहीं पता। हमको पकड़ना पड़ेगा कब हुआ ये। लेकिन मैं आपको ये चित्र सिर्फ़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ा गौर कीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो ये रिपेयरिंग किया है, उस रिपेयरिंग में अंदर सीढ़ी का सिर्फ़ एक ही तह दिख रही है। क्या ये कारण था तालाब टूटने का या कोई और कारण था? नहीं पता। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स का यदि इन्होंने ध्यान नहीं रखा यहाँ, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ये इंजीनियरिंग का मसला है, इसको जो है अध्ययन करना चाहिए। ये उसी तालाब का दृश्य है और उसके पीछे दूसरा तालाब दिख रहा है। अगले 200 मीटर में दूसरा तालाब है पीछे। तो ये जो बड़वा के पीछे जो चिपला है वो पीछे, और उसके पीछे और क्रम से 4-5 तालाब हैं। ये बड़वा तालाब के अंदर ही किनारे पर एक लांघन बावड़ी है, जो एक्चुअली महल में पानी पहुँचने का सबसे नज़दीकी जो है वाटर सोर्स था, और वहाँ से नेचुरली पानी को लिफ्ट कर रहे थे, और लिफ्ट करने के लिए लांघन बावड़ी से लेके फतेह प्रकाश तक बीच में पानी को लिफ्ट करने के लिए एक्चुअली कॉलम्स बने हुए हैं, जिनमें शायद हो सकता है रस्सी से पानी को खींचते हों ऊपर मटकों से, और अल्टीमेटली वो पानी टॉप में पहुँच जाता होगा। ये वो जगह है जो मैं आपको बता रहा था पहले, हनुमान पोल का जो नाला है, उस नाले में अ, आप जब हल्ला पोल से हनुमान पर पोल पर पहुँचे, तो जो नाला बीच में होता है, उस नाले में जो है, उसमें भी रिजर्वायर्स हैं। तो पानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था किले के अंदर। ये उसी उसी हिस्से में रिजर्वायर्स हैं, रिजर्वायर के रिमेन्स हैं। आप इस फ़ोटो में थोड़ा गौर से देखेंगे, ये किनारे पर एक्चुअली दीवार का जो है ना रिमेन्स है, रिजर्वायर की दीवार का रिमेन है। मेरे कर्सर को गौर से देखिए, दीवार का रिजर्वायर की दीवार का रिमेन है। ये उसी बड़वा का रिपेयरिंग है। ये बड़वा तालाब दिख रहा है वापस। तालाब की चौड़ाई को देख सकते हैं आप इधर। और जब पानी जो है ज़रूरत से ज़्यादा उसमें भर जाता होगा, तो वो जो है आउटलेट भी उसमें थे, और आउटलेट से नेक्स्ट तालाब में जाएगा पानी। ये आउटलेट सब जगह होते हैं। ये तो परंपरा बहुत पुरानी है हमारी।
ये देखिए जो आखिरी तालाब देखिए, अभी किले की दीवार है, किले की दीवार जो लास्ट में मैंने आपको जो मैप दिखाया था, उसके आखिरी में जो तालाब था ना, वो किले की दीवार पर ही है एक्चुअली। देखिए ये दीवार फूट गई है यहाँ, किले की दीवार टूट चुकी है, पानी बह चुका है और ये तालाब था इधर, वो तालाब की दीवार भी टूट चुकी है। तो आप देख सकते हैं और ये आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा है, यहाँ अभी भी पानी है और ये पानी पूरा साल रहता है। इस दीवार के इस लोकेशन के ठीक पीछे जब आपकी नीचे आवाज उतरेंगे नदी में, तो वहीं हथियागढ़ा पुल है, हथियागढ़ा का गेट उधर ही है। अ, वेल ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति का एक अंश आपको दिख रहा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का सारांश मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। कुंभलगढ़ के अंदर जो है जो मैंने मकान आपको बताए, काफ़ी सारी पहाड़ियों में मकान हैं, उन मकानों में आस-पास में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं और वो मिट्टी के बर्तन जो है बहुत यदि आप उनको देखेंगे तो वो मिट्टी के बर्तनों का प्रकार, टाइप जो कुंभा का मदारिया में सेटलमेंट है उससे और मध्यकालीन चंद्रावती के सेटलमेंट से और मध्यकालीन आहड़ के सेटलमेंट से बिल्कुल ठीक से मैच करते हैं एकदम। अ, ये कुछ और बर्तनों के टुकड़े दिख रहे हैं, कुछ पाइप के टुकड़े बीच में नज़र आ रहे हैं और ये बर्तन जो है आपको इस तरह के चावल में भी दिख जाएँगे। एक बड़ी मज़े की बात है कि पानी के इतने स्ट्रक्चर बनाए, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स पानी के बनाए। कब 12th सेंचुरी से 15-16 सेंचुरी की या 17 सेंचुरी के बीच में काफ़ी सारे पूरे मेवाड़ में, पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में पानी के स्ट्रक्चर्स बने हैं। ज़्यादातर बावड़ियाँ, रिजर्वायर्स अ, म म मेवाड़ में, मारवाड़ में सब जगह बने हैं और हज़ारों की संख्या में बनाए। बनाने की ज़रूरत पड़ी, शायद कोई ख़ास कारण था। थोड़ा ये जो मैं रिज़ल्ट पढ़ रहा हूँ, इन्फरेंस जो है हमने जब चंद्रावती में काम कर रहे थे, इसको थोड़ा गौर से देखिए। क्या हो रहा था कि 700 से 700 एडी से 1300 एडी तक जो क्लाइमेट है वो ठीक-ठाक किस्म की है जिसमें जिसमें काफ़ी सफिशिएंट बारिश हो रही है और क्रॉप्स भी ठीक-ठाक अवेलेबल हो रही हैं लोगों को। लेकिन 1300 एडी से 1800 एडी तक मतलब 1850 मतलब अर्ली 19th सेंचुरी तक या 19th मिडल ऑफ 19th सेंचुरी तक क्या हो रहा है कि बारिश कम हो गई है। आप याद कीजिए जितने भी लोग इस समय हमारी इस मीटिंग में मेवाड़ से जुड़े हैं, आपको आप हम सब लोग मेवाड़ में अभी मक्का खाते हैं और मिर्च मक्का खाते हैं। ये मिर्च मक्का इसी समय आया मेवाड़ में, एक्चुअली भारत में इसी समय आया। जिस समय अकबर का राज्य था भारत के दूसरे हिस्सों में और मेवाड़ में जिस समय प्रताप जो है शासन कर रहे थे, इसी दौरान प्रताप के शासन के ऑलमोस्ट आखिरी दिनों में कहीं-कहीं मक्का ने प्रवेश किया और फिर बाद में मिर्च भी आई। तो ये ऐसा समय है जब मिलेट्स जो है ज़्यादा उगाई जाने लगी। उस समय गेहूँ और जौ का उगाना कम हो गया और जो मिलेट्स हैं अ, क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, म्यूट करें फिर से। तो ये समय था जब एक ठंडी जलवायु का चरण भी आया 1400 से 1450 से 1500 एडी के बीच में और बहुत ड्राई फेज था। इस ड्राई फेज में जो 1300 से 1800 बीच के बीच में जो ड्राई फेज था, इस समय शायद बारिश बहुत कम हो गई है। और ये एक ग्लोबल परिणाम है, ये कोई लोकल नहीं है, बात नहीं है। ऐसा बारिश का ऐसा होना बहुत सारी जगहों में हुआ और जो हम इसका इसका सीधा प्रमाण हम राजस्थान से दे रहे हैं, मेवाड़ से दे रहे हैं, कुंभलगढ़ से दे रहे हैं। कुंभलगढ़ के किले के अंदर इतने सारे वाटर स्ट्रक्चर बनाने की नहीं तो क्या ज़रूरत पड़ी थी? जबकि कुंभलगढ़ के अंदर खाली 2 रिजर्वायर भी बनाते तो भी बड़े आराम से काम चलता था। लेकिन इतने सारे रिजर्वायर, इतने सारी बावड़ियाँ बनाने का मतलब सीधा-सीधा ये है कि पानी की एक-एक बूँद को संजोया गया। ऐसा ही हमको इस पूरे मध्यकाल में चाहे आप चित्तौड़ में जाएँ, बहुत सारे पानी के स्ट्रक्चर चित्तौड़ किले के अंदर है। और जबकि चित्तौड़ का किला जो है नदियों के बीच में है, दोनों ओर से नदियाँ आ रही हैं, वो नदियों के बीच में है। एग्ज़ैक्टली आप इस स्टेज में राजस्थान के किसी भी हिस्से में जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा हमको पानी के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जहाँ नदियों के बीच में सेटलमेंट है, वहाँ पानी के स्ट्रक्चर बने इसका मतलब है कि पानी बारिश में प्रॉब्लम हो गई। तो इस लिटिल आइस एज के दौरान में ही ये वही समय है लिटिल आइस एज का जिस समय जो है कुंभा राज्य कर रहा था, जिस समय शायद ये पानी की समस्या हुई और उन्होंने कैसे पानी को हैंडल किया, कितनी खूबी से हैंडल किया,
वो हमको देखने को मिलता है। इसमें मिलेट्स मेवाड़ में खूब उगाई गई, जिसमें अभी भी बहुत सारे मिलेट्स ऐसे हैं ना जिनको लोग खाते होंगे, जानते होंगे। चीना है या दूसरे मिलेट्स है, उन मिलेट्स को जो है उनको कीड़ा तक नहीं लगता, सालों साल रह जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है फिर उसके बाद वो ड्राई क्लाइमेट के बाद फिर फेज बेटर हो गया। तो मैं प्रेजेंटेशन के लास्ट में आ गया हूँ और अपने प्रेजेंटेशन को मैं चूंकि महाराणा उदय सिंह जी की 500वीं जयंती हम मना रहे हैं, उनको मैं इसको समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत विजनरी थे। चित्तौड़ सुरक्षित होने के बाद उन्होंने कुंभलगढ़ में जो बचपन बिताया, उसके बाद फिर उदयपुर में उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, महल बनाया। एक्चुअली उदयपुर में जो एकदम शुरुआती जो स्ट्रक्चर्स हैं, महल हैं, वो जो फतेह सागर के किनारे जो है ना, वो स्ट्रक्चर्स हैं जो सबसे पहले बने, और काफी सारे लोगों ने लिखा है कि वही स्ट्रक्चर सबसे पुराने हैं, जहाँ जो 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 महाराणा उदय सिंह जी के समय बने। फिर उसके अलावा ऐसा महाराणा उदय सिंह जी ने पैलेस के एरिया में, पैलेस के जो गेट है, एंट्रेंस है पैलेस में, मेन एंट्रेंस, उसका कंस्ट्रक्शन के अलावा पैलेस का कंस्ट्रक्शन तो किया है। लेकिन उसी समय शायद जो आउटर गेट है उदय सागर के पास में, शायद उसको भी बनवाया या उसका रिपेयरिंग किया, तालाब बनवाया। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, उस डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि वो मेरे प्रीव्यू से बाहर है। मुझे सिर्फ कुंभलगढ़ पर फोकस करना है। तो कुंभलगढ़ का जो दूसरा जो मैं ये प्रेजेंटेशन को डेडिकेट करना चाहता हूँ, वो पन्नाधाई को, जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने 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 देश के लिए, अपने अपने राष्ट्र के लिए, मेवाड़ के महाराणाओं के लिए जो उसने जो बलिदान किया, जो त्याग किया, उसको नमन है। और कुंभलगढ़ ने जो सपोर्ट किया, जिस तरीके से मेवाड़ में शासन चलाने के लिए जितना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेग्नेबल फोर्ट जो बनाया, उसमें जरूर अटैक हुए। अटैक होने के बाद भी कभी भी परमानेंट लोग नहीं रह पाए, मुस्लिम रूलर्स जो है रह नहीं पाए, उनको भागना ही पड़ा, छोड़ना पड़ा। और वो चाहे उदय सिंह जी के टाइम पे हो, महाराणा प्रताप के टाइम पे हो, उन्होंने उसको वापस ले लिया इमीडिएटली। और उसमें जो 8 तो उस फोर्ट में गुप्त रास्ते हैं जिनका एक्चुअली नाम नहीं है, तो वो अलग-अलग डायरेक्शन से हैं। तो बहुत बहुत अच्छे से प्लानिंग से उन्होंने मेवाड़ को सुरक्षा दी कंट्रोल करने के लिए। और कई सारे राजाओं ने उस जगह से, इस लोकेशन से मेवाड़ पर कंट्रोल किया। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ और एमएमसीएफ का बहुत आभार करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये बहुत सुंदर अवसर दिया। और लेकिन फिर भी अभी चूंकि ये खुला मंच है, इसलिए कोई भी यदि सवाल किसी का हो तो मैं उसका जरूर जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मैं पुरातत्व का विद्यार्थी हूँ, इतिहास तो मैं थोड़ा बहुत कम ही पढ़ता हूँ। और फिर भी मैं कोई जो भी जिज्ञासाएं हैं किसी की, तो मैं जवाब देना, बहुत खुशी होगी मुझे जवाब देने में। थैंक यू। Thank you so much, sir. It was very knowledgeable. Like we all really liked your lecture. मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों में से कोई अगर सर से सवाल करना चाहता हो तो आप या तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट पे हमें लिख सकते हैं। आप में से अगर कोई सवाल करना चाहते हो तो उससे पहले फिर एक सवाल हमारे पास है। नमस्ते। मुझे ये जो एक जगह आपने पोल का नाम बताया, जैसे हाथीगढ़ा, तो जी जी। हाथीगढ़ा, गढ़ा मीन्स या गाड़ा हुआ या नहीं 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 छिपा नहीं हुआ नहीं दिखता नहीं, है? वो गांव के लोग हाथिया गड़ा कर, हाथी गड़ा नहीं, हाथी नहीं, हाथिया गड़ा ऐसा नाम हाथिया, गांव के लोग बताते हैं, है ना। ओके, हाथियागढ़ा, हाथिया गड़ा जी। ठीक है।
थैंक यू। सर इन्होंने लिखा है काइंडली टेल अबाउट द रॉक फॉर्मेशंस नियर नीलकंठ टेम्पल एंड द वॉक अप टू बादल महल। हुक्म, मैं पहली बात तो है कि जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। दूसरी बात है कि मैं मोटी मोटी जियोलॉजी जो जानता हूँ उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, हमारे इस पूरे मेवाड़ अंचल में आपने गौर किया होगा, यदि आप एयरपोर्ट से थोड़ा आगे खिसके, उदयपुर एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे को जाएंगे तो आपको जो मेवाड़ में अपने इस अरावली में जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं जिसको हम प्री कैम्ब्रियन नाइसिक ग्रेनाइट्स बोलते हैं, वो नाइसिक ग्रेनाइट्स एक्सपोज्ड हैं। और यदि आप माउंट आबू जब जाते हैं ना, तो माउंट आबू में जब आबू रोड से चढ़ रहे होते हैं तो वहाँ वो जो रॉक्स आपको आसपास में दिखती हैं वो सबसे अरावली में सबसे पुरानी चट्टानें हैं। असल में उनको भी नाइसिक ग्रेनाइट ही बोला जाता है, हालांकि वो लिटर फॉर्मेशन है, मतलब उस जो सबसे नीचे जो चट्टान है उसका आखिरी चरण जैसा है। उनके ऊपर जो है एक मिडिल अरावली रेंज है और सबसे ऊपर टॉप में जो चट्टानें हैं उनको दिल्ली ग्रुप ऑफ रॉक्स करके जानते हैं हमारे जियोलॉजिस्ट जो बताते हैं हमको। उसमें जो है डोलोमाइट्स हैं, फिलाइट्स हैं, क्वार्ट्स हैं। तो ये जो दिल्ली ग्रुप ऑफ रॉक्स है सबसे ऊपर, ये हमारा जो कुंभलगढ़ का हिस्सा है वो भी उसी के ऊपर बसा हुआ है। और उसमें आपको ये चट्टानें ऊपर आपको मिल जाएंगी, जो मैं तीनों चारों आपको चट्टानें बोल रहा हूँ, ये चट्टानें आपको दिख जाएंगी ऊपर जहाँ भी। और जो एक्चुअली जो उसमें किले को बनाने के लिए जो चट्टानों का या पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो भी इन्हीं रॉक्स का है। सर मेरा क्वेश्चन है, लाइक मारना कुंभा ने बहुत सारे फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन कराया, रिनोवेशन कराया, तो उसमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुंभलगढ़ को माना जाता है। तो डू यू अग्री विद दिस पॉइंट? एक्चुअली बात यह है ना कि कुंभलगढ़ बहुत सुंदर और बहुत इसलिए क्योंकि लकीली, सौभाग्य से, कुंभलगढ़ का जो लोकेशन है ना वो अर्थक्वेक जोन के बाहर है। और यदि आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना, यदि आप अचलगढ़ जाएंगे, यदि आप बसंतगढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ पर भी जाएंगे तो एक्चुअली ये सब, चाहे वो अचलगढ़ में हो, चाहे बसंतगढ़ में हो, कुंभलगढ़ में हो या चित्तौड़ में हो, चित्तौड़ में भी कुंभा ने बहुत कंस्ट्रक्शन किया। तो बेसिकली सारी लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप ब्यूटी की दृष्टि से कुंभलगढ़ को देखेंगे तो हो सकता है एंगल कुछ लोगों को बहुत इंप्रेसिव लगे, वो क्योंकि सदर्न वॉल बहुत इंप्रेसिव है। पर बात यह है कि मैंने कहा ना, इस फोर्ट की ब्यूटी क्या है? इस फोर्ट की ब्यूटी ये है कि इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है कि वो नजर ही नहीं आता है। जब तक आप कुंभलगढ़ का हल्ला पोल क्रॉस नहीं करते आपको फोर्ट नहीं दिखता है। मतलब फोर्ट के 100 मीटर तक जब तक आप नहीं पहुंचते ना, तब तक फोर्ट ही नहीं दिखता आपको। तो कितनी बड़ी समझ है भूगोल की, और कितनी अच्छी समझ थी ये कि उन्होंने फोर्ट ऐसी जगह पर बनाया, वो 100 मीटर तक जाने तक फोर्ट नहीं देखेगा, जबकि फोर्ट से आप 500 मीटर देख सकते हैं, 1000 मीटर देख सकते हैं, 1-1.5 किलोमीटर तक बहुत आसानी से देख सकते हैं। यदि आप ईस्टर्न डायरेक्शन देख रहे हैं तो कम से कम 10 किलोमीटर साफ दिखाई देता है। तो इसको 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 कहना, इसको कहेंगे भूगोल की जबरदस्त समझ, कहूंगा मैं इसको। और और मैं और जोड़ना चाहता हूं कि जो लोग जिन जिन लोगों ने बसंतगढ़ देखा है, उन लोगों ने बसंतगढ़ का 1/3 हिस्सा ही देखा है। बसंतगढ़ बर्बाद होने जा रहा है क्योंकि काफी सारी माइनिंग उस इलाके में हो रही है। बसंतगढ़ का इलाका जो है वो बहुत बड़ा है और काफी सारे उस इलाके में मंदिर थे जो सब बर्बाद हो चुके हैं, और वो इलाका एक्चुअली अर्थक्वेक प्रोन जोन है। तो दुर्भाग्य से फॉल्ट जोन का इलाका है। तो वो बसंतगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, ये चारों जो लोकेशंस थी ना, बहुत बहुत सुंदर रही होंगी, बहुत सुंदर। मतलब मैं, आप यदि वो मंदिर सब जीवित होते तो आप, आपके लिए भी मुश्किल, हमारे लिए मुश्किल होती, कौन ज्यादा सुंदर है कहने में। शायद कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं जी। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी हाँ बोलिए। कहिए। सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राणावत है जी। पर्सनली मैं आपको जानता हूँ, 2-3 बार मैं आपके पास आया था। अच्छा। सर, मैं कुंभलगढ़ अक्सर कर जाया करता हूँ और 2-3 नाइट भी वहीं होती है मेरी। अच्छा। तो वहाँ लोकल से मेरी बात होती है तो वो बताते हैं कि जो ओरिजिनल दीवार है ना कुंभलगढ़ की, हाँ सर उसकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट 52 किलोमीटर है। हाँ और सायरा की तरफ जाते हैं तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर।
हाँ। तो उसके ऊपर भी एक दीवार का कंस्ट्रक्शन नजर आता है। हम्म। और सेकंडली सर, आपने जो आरट पोल बताया, हाँ। आरट पोल जो केलवाड़ा की तरफ से नजर आता है, और एक गांव भी है हम्म। सर, वहां पे भी मैं काफी बार गया। वहां से बादल महल का व्यू ऑलमोस्ट क्लियर है सर, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल विजिबल, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। उसका एकदम। एल्टीट्यूड और बादल महल का एल्टीट्यूड लुक्स लाइक सेम सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बादल महल की छत में जब जाएंगे गुम्बद पर, फिर फिर जी सर। आपको आरेट पोल बहुत स्पस्ट नजर आता है। हाँ एक्चुअली सर, काफी एक्चुअली डिफिकल्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो जो बाहर का आउटर वॉल है ना, आप इसको थोड़ा सा इस दृष्टि से देखिए। तो 1.5-2 घंटा लगता है। हाँ, हुकम सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली जो कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है, उसमें जो सुरक्षा दीवार है उसके 3 चरण है, मतलब 3 टियर है। एग्जैक्टली वैसा जैसा ओके सर। उदयपुर है। हम में से जो लोग उदयपुर से इस समय हैं, जुड़े हुए हैं, वो लोग जानते होंगे, उन्होंने देखा होगा, रोज देखते होंगे। उदयपुर में जो सिटी पैलेस है उसका अपना एक फोर्ट वॉल है। सिटी पैलेस के बाहर एक शहर कोर्ट है, और फिर सबसे बाहर हमारे पास एक आउटर वॉल है। बंद कर दी वो आउटर वॉल जो है हमारे पास केवड़े की नाल में या देवारी में या चिरवे के घाटे में, ऐसे ये ना पहाड़ों को मिला के, अच्छा, ओके। पहाड़ी में जहाँ बनाई गई डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन में वॉल बना के उसको चारों ओर से बंद किया। ज्योग्राफी का बेस्ट यूज है ना, तो खावा पिया बहुत भी सोच समझ के। अंटे एग्जैक्टली वैसा ही। किसी का माइक खुला है, यदि बंद कर देंगे तो अच्छा होगा। शायद महावीर जी का खुला है मेरे ख्याल से। 5 दिन में आऊं तो मुंह एक बार आप देख लें। महावीर जी माइक बंद कर दो, बड़ी घनी कृपा भी जाए। सर तो एक और रिक्वेस्ट थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, एक मिनट, हाँ, एक सर मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वो जो कुंभलगढ़ का किला है ना, वो भी ऐसी सुरक्षा में 3 चरणों में, 3 चरण है सुरक्षा के। कटारगढ़ जो किला मैंने आपको दिखाया वो, और वो आरेट पोल का जो घेरा है वो, जो हल्ला पोल ओके सर। हाथियागढ़ा होके ज्वाइन करेगा। तो तीन तीन चरण है। जो आपने सायरा में दीवार बनाई वो उसी का हिस्सा है असल में। तो ओके सर। बहुत सोच समझ के थ्री थ्री 3 लेयर हैं एक्चुअली सुरक्षा की। ओके सर। और एक और क्वेश्चन था सर, जी। आप लोग कब हमारे गांव आ रहे हो कि ताकि वहां पे खुदाई की जाए? मैंने आपको एक स्टेचू भी बताया था जी जी जी। शिव जी का। हाँ 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 और हाँ। नगरी के पास में तो कोइन भी मेरे पास है। अच्छा अच्छा और अच्छा। सेकंडली जो ईंटें हैं वो हाँ भी काफी बड़ी और स्क्वायर शेप में है। जी। जो अभी जो नॉर्मल ईंटें हैं ना, उससे डबल। अच्छा अच्छा। ठीक। सर जो स्टेचू मैं आपके पास लेके आया था, वो हम्म। मेरे हाथ में है सर, अगर आप तो इसको देख पाए। नहीं वो ठीक है। एक्चुअली मुझे ध्यान है उसका, पर प्रॉब्लम है ना कि ये इसमें जो है उतना स्पष्ट नहीं नजर आएगा। पर मैं मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ कि जो ईंटें हैं, यदि दूसरे लोगों के लिए बोरियत हो सकती है ये, पर जो ईंटें हैं वो जब हमारे पास मौर्य काल से कुषाण काल तक का समय होता है, मतलब 3री शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व से लेके जब अशोक राज्य कर रहा था तब से लेके कुषाण काल के आसपास तक, बल्कि गुप्त काल का भी शुरुआती हिस्सा, वहां तक जो ईंटों की लंबाई होती है करीब करीब 42 सेंटीमीटर लंबी ईंटें। और है ना, अब वो लंबाई काफी ज्यादा है तब ईंटों की। और 42 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली, बहुत आधे ज्यादा। मीटर से थोड़ा कम। और ऐसे ही उनकी चौड़ाई जो है करीब करीब 26 से 30 सेंटीमीटर तक है, और मोटाई जो है 7 से 8 सेंटीमीटर तक मोटे हैं। लेकिन जब समय में हम गुप्तों को पार कर जाते हैं, हम 6ठी 7वीं शताब्दी से लेके 11वीं 12वीं शताब्दी या बल्कि 13वीं शताब्दी तक भी ये स्थिति है कि ईंटों की जो लंबाई होती है वो तकरीबन 32 से 36 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करती है। वो वेरी इसलिए करती है ना कि ईंट जो है ना, लोग जो है ना हाथ से नाप के बनाते होंगे ना। जैसे जी मेरे सर। हाथ मेरे हाथ का नाप, आपके हाथ का नाप अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग। अलग अलग कुम्हार जो है जब ईंटें बना रहे थे तो अपने अपने हाथ से नाप के बना रहे थे। तो वो रेशियो तो सेम होगा, आइडियोलॉजी सेम होगी, लेकिन मेजरमेंट में फर्क होगा, है ना। 1:2:2:4 सबका नहीं होगा। तो फिर क्या होता है, जब जब ये 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद जब ये मुगल आ जाते हैं, मुस्लिम्स देश में आ जाते हैं, तो ईंटों का साइज बदल जाता है। फिर क्या होता है ना, एकदम पतली वाली ईंट शुरू हो जाती है, जिसको हम लाखोरी ईंट भी बोलते हैं, है ना, ओके पतली ईंट, एकदम पतली वाली। और हमारे मेवाड़ में वो ईंटों का जो प्रमाण अवेलेबल है वो गोगुंदा में अवेलेबल है। गोगुंदा में जो पता नहीं, जो लोग उदयपुर में रहते हैं उन्होंने ध्यान दिया होगा या पता होगा, जब अगली बार लोग गोगुंदा जाएं तो देखें जरूर।
गोगुंदा में जहाँ जहाँ पर एक्चुअली मंदिर है, बावड़ी है गोगुंदा में पुरानी प्रताप के समय की, वो जगह में एक बहुत विशाल बस्ती थी। उस विशाल बस्ती को जो हाईवे है, उस हाईवे ने काट दिया था। हाईवे काटने के बाद बस्ती का दूसरा हिस्सा दूसरी ओर भी है। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बस्ती हाईवे जहाँ है, अब हाईवे तो 6 लेन हो गया ना, उस हाईवे का एक साइड में बस्ती जो है वो अभी भी जो है करीब-करीब 5 मीटर हाइट तक बची हुई है। उस बस्ती के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है और दूसरी ओर वो बस्ती का हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं वो बस्ती का कितना बड़ा एरिया बस्ती का था। उस बस्ती का जो सबसे आखिरी चरण है वो 16-17 सेंचुरी का है, जब जिसमें लाखोरी ईंटें हैं और वो लाखोरी ईंटें बाहर दिखती हैं। तो ये जो लाखोरी ईंटें हैं वो मुस्लिम काल की हैं, 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद चली। तो बहुत सारी बार यदि ईंट की जो साइज़ ध्यान रहेगा तो आप मोटे-मोटे तौर पर जो है आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना होगा ये। एक बात ये हुई। दूसरी बात जो मूर्तियों का है ना, मूर्तियों में क्या होता है कि वो जब तक उसके लक्षणों को नहीं देखेंगे, डेवलपमेंट कैसे हुआ, पिन पॉइंट नहीं करेंगे, तो तब तक जो है ठीक-ठीक समय को निकालना कठिन होगा जब तक उसके सारे लक्षणों को हम ठीक से नहीं समझेंगे तो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी। सर ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से उदय सागर को बाद में रिड्यूस किया गया, कुड इट बी द केस विथ थूर लेक एंड द लेक एट कुंभलगढ़? नहीं, सवाल को थोड़ा पूरा और साफ करेंगे क्या? जी, एक मिनट सर। We were told in the previous lecture that the height of Uday Sagar was reduced later. एक्चुअली उदय सागर जो है उसकी पाल जी। छोटी करी गई थी फतेह सिंह जी के समय में, हाँ, 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 हाँ। लेटर ऑन। तो उन्होंने पूछा है कुड दिस बी द केस विथ थूर लेक एंड द लेक ऑफ कुंभलगढ़? नहीं, वो प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने जो पहले कहा, जो एग्जांपल भी जानबूझ के थूर का दिया और कुंभलगढ़ का इसलिए वो फूटा, वो जो रिजर्वायर टूट गया। देखिए, जो उदय सागर है वो टूटा नहीं है। कितनी भी बारिश हुई, सब सारा फ्लो जो है ना, पूरा कैचमेंट का एरिया उदयपुर का सारा फ्लो उदय सागर में जाता है। उदय सागर से फिर वो बल्लभ नगर में जो डैम बना है उसमें जाता है, फिर आगे निकलता है। तो उस सारे पानी के प्रेशर को वो बहुत अच्छे से हैंडल करता है, एब्सोल्युटली अच्छे से हैंडल करता है। तो महाराणा फतेह सिंह के समय या जो लोग एक्चुअली डैम के इंजीनियर्स थे, जो बना रहे थे डैम्स को, वो बहुत अच्छे से जानते थे कि कितना क्यूसेक पानी का प्रेशर कितना पुश करेगा। अब बात यह है कि जो थूर का तालाब है और कुंभलगढ़ का तालाब है, उनमें क्या मिस्टेक हुई है? हाइट तो शायद ऊपर-नीचे, क्योंकि बात ये है ना कि आउटलेट बने थे। मैंने आपको आउटलेट दिखाया कुंभलगढ़ का। तो आउटलेट सब जगह हैं, ऐसा नहीं है कि आउटलेट उदय सागर पर नहीं है। यदि आप उदय सागर में जो तालाब के एकदम कॉर्नर पर जाएँगे, जहाँ से नीचे लोग उतर भी जाते हैं तालाब में, उस जगह पर उसका आउटलेट भी है और उस आउटलेट से अभी भी पानी बाहर निकल रहा है। एक्चुअली लोग उसमें जो है सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं उसको। तो ये आउटलेट तो ऑलरेडी थे, वो हाइट को उन्होंने नीचे किया, उसका कोई दूसरा रीज़न है। पानी को कितना, वो जो डैम रिजर्वायर जो बनाए उन्होंने, वो रिजर्वायर के अंदर पानी का जो प्रेशर है, उसको कितना जो है झेल सकता थी, दीवार कितनी झेल सकती थी, ये कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट बात है शायद। सर क्वेश्चन है, इज इट राइट टू कॉल द कुंभलगढ़ वॉल द लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ इंडिया एंड सेकंड लॉन्गेस्ट आफ्टर चाइना वॉल? अब बात ये ना कि इसको, ये दीवार तो लंबी है, इसमें एब्सोल्युटली नो डाउट। पॉइंट ये, हमको चाइना की वॉल का लेंथ पता नहीं है। therefore therefore I cannot comment it to the dead end। एब्सोल्युटली इंडिया में तो जो है ना, आप बोल सकते हैं कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल, एंशिएंट वॉल आप बोल सकते हैं पक्का। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह जी पन्नाधाय के साथ जब देलवाड़ा में रह रहे थे, उस समय कुंभलगढ़ किसके अधीन था? सॉरी, केलवाड़ा में जब रह रहे वो थे। जो किलेदार थे ना, किलेदार उस समय वहां पर थे एक्चुअली। आशा देवपुरा। हाँ, देवपुरा जी वहां पर थे और तो लोग वो पन्ना बहुत निराश हो चुकी थी और अल्टीमेटली जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने कहा, देवपुरा जी ने, आप उनको खाली स्वागत ही नहीं किया बल्कि सब देखभाल की। अल्टीमेटली ये हुआ कि उनका पालन पोषण होने के बाद जो है
वहीं से जंग की शुरुआत हुई और फिर बनवीर को उन्होंने परास्त करने के बाद सब फिर उसके बाद सारे सरदार इकट्ठे हो गए। उनको पता चल गया कि ये असली महाराणा तो ये हैं। तो फिर जब बैटल हुआ उसके बाद तो सबको रामायण पता है, पर उनको देवपुरा जी को भी हमको याद रखना चाहिए हमेशा। उनके उनके इस त्याग को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने सारी रिस्क पर जो है ये सब किया और बहुत 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 जबरदस्त काम किया देश के लिए। I think there are no more questions. Thank you so much, sir, for joining us. We are really grateful, and the presentation was really interesting. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for giving me this wonderful opportunity. और इतने सारे लोगों के साथ हम इंटरेक्ट कर पाए और आशा है अगले फिर कभी जल्दी मुलाकात होगी। Thank you so स्वस्थ much, रहें। sir. थैंक यू। Thank you.